नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। 2020 का जो एग्जाम था उसमें पीछे के पूछे गए जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस थे आज हम कवर करेंगे। 2018 और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाकर आप सिंपली एसएससी बाय अंकित टाइप कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उनकी उसकी लिंक मिलेगी, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि हो सकता है वो बंद हो जाए। जब तक चल रहा है तब तक हम वहां पर ही पीडीएफ अपलोड करेंगे। अगर कुछ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसके बाद उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा, फिर वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। पर जब तक अवेलेबल है तब तक आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 1979 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, यानी उनकी जगह किसने ले ली थी। तो उस इसका आंसर हो जाएगा चरण सिंह जी। ठीक, ये सेकंड ऑप्शन जो है। अब मुझे एक चीज बताइए कि चरण सिंह जी को अभी हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वो कौन सा अवार्ड है। मुझे लग रहा है इस वर्ष ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी जो हैं उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, या फिर भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से हो सकता है कि इस वर्ष जिसे जिसे भारत रत्न मिला हो उनके नाम हो, और कोई एक ऐसा नाम हो जिसे ना मिला हो, या फिर चार में से तीन नाम ऐसे हो जिसे ना मिला हो, और एक नाम ऐसा हो कि जिसे भारत रत्न मिला हो। तो आपको इस बार प्रिपेयर करके जाना है कि भारत रत्न अवार्ड किसे किसे मिला है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आई होप उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आगे की स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसके बारे में ईयर बताया गया है। एक बार आपको ये रीड कर लेना है। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा किस समय था, या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन ये हो कि जब कोई अमेंडमेंट हुआ था, यानी जैसे दे दिया जाए कि 86th अमेंडमेंट हुआ हो, या फिर 61st अमेंडमेंट हुआ हो, या कोई भी अमेंडमेंट हुआ हो, तो उस समय प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो अगर आपको नहीं भी याद है, बस आपको इतना याद है कि उस साल ये अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से आप प्रधानमंत्री का गेस लगा सकते हैं। हर चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया ले लीजिए और उसके हिसाब से क्वेश्चंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे कि यहाँ पर किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया में यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 63 में बताया गया है इसके बारे में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी पूछे हुए हैं। यहाँ रेड कलर में मैंने उनकी शिफ्ट लिख दी है कि ये किस शिफ्ट में किस वर्ष पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 2021 लिखा हुआ है, उस समय कोरोना का काल था, तो 2020 का जो एग्जाम है वो 2021 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा उसमें हमारे अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित जातियों के लिए, यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो ये संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखी होंगी, कहां पर, लोकसभा में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 330। अब यहां पर एक चीज हम ये देखेंगे कि जो एससीज हैं यानी शेड्यूल कास्ट जो हैं यानी अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए टोटल 84 सीट्स रखी हुई हैं रिजर्व 543 में से। और वहीं अगर एसटीज की बात की जाए यानी शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उनके लिए 47 सीट्स रिजर्व रखी हैं। ठीक है, 543 में से। तो लगभग देखा जाए तो टोटल 131 सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखी हुई हैं। पहले एंग्लो इंडियंस के लिए भी सीट रिजर्व होती थी, बट उसे हटा दिया गया था। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व होती थी उन्हें हटा दिया गया था। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि आर्टिकल 330 में 330 में ये बताया गया है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है लोकसभा में, वो 84 और 87, माफ करना 47 होगा। आर्टिकल 30 में यही बताया गया है
कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति है जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन सा आर्टिकल होगा, मुझे लगता है सबको पता होगा। आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123। और दूसरा अगर देखें आर्टिकल 143, ये क्या बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 143 में। वहीं अगर आर्टिकल 77 की बात की जाए तो उसमें क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत सरकार है, उसके जो भी कामकाज हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। तो वो आर्टिकल 77 में बताया गया है। और वहीं आर्टिकल 111 में क्या बताया गया है? 111 में ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है जो बिल पास करती है उसे कोई कानून बनाने में राष्ट्रपति उसे एसेंट दे सकता है, एसेंट यानी अनुमति दे सकता है। ठीक है, ये 111 आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ आर्टिकल 123 के बारे में, बट बाकी के आर्टिकल्स भी हमने देख लिए हैं। ये एक रिवीजन की क्लास के हिसाब से आप देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं ये कहूँगा कि आप ये वीडियो ना ही देखेंगे तो सही होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है और ये सारी चीज़ें आप फिर से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप कुछ ठीक से कर पाएंगे। अगर हाँ, आपने कहीं पर इसे एक बार देखा भी है या फिर सुना भी है, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है यानी जीएसटी परिषद जो बनाया गया है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? ठीक है, तो वो आर्टिकल है 279A, ऑप्शन बी का। ठीक, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में बताई गई है। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल होती है उसका जो चेयरमैन होता है यानी अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इस समय कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। तो ये कौन हो जाएंगी? इसकी चेयरमैन हो जाएंगी जीएसटी काउंसिल की। और मेंबर्स कौन से होते हैं देखिए, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज यानी जो वित्त का राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री जो होते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो राज्य मंत्री होते हैं। और क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, यानी हर एक स्टेट गवर्नमेंट से कोई एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। और ये राज्य सरकार के सदस्य आमतौर पर वित्त या कराधान के प्रभारी होते हैं। कराधान यानी टैक्सेशन वगैरह का, यानी फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब यहाँ पे देखिए वाइस चेयरपर्सन भी होता है यानी उपाध्यक्ष भी होता है। तो इन्हीं काउंसिल में से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ वाइस चेयरपर्सन या फिर उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इसी काउंसिल का मेंबर कह रहा हूँ मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो 279A इस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A जो है वो किस चीज का अधिकार प्रदान करता है? मुझे लगता है इसमें किसी को दो राय नहीं होगी। एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अब आगे हम देखें अगर इसी के बारे में, जो 21A है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ठीक है, तो ये जो 21A आर्टिकल है ये 86th अमेंडमेंट, जो 86th संशोधन हुआ था संविधान में 2002 में, तब ये संविधान में इसको लाया गया था। और इसमें कहा क्या गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार है। उनके पेरेंट्स या फिर कौन, उनके गार्डियन जो होते हैं वो उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आर्टिकल 21A के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कौन से आर्टिकल के थ्रू अपनाया गया था? यानी जो हिंदी है देवनागरी लिपि, अभी यहाँ पे जो हिंदी लिखी है ना, ये सारी चीजें ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो इसे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल के थ्रू अपनाया गया था? तो वो है आर्टिकल 343(1), क्लॉज 1 बोला जाता है इसे, आर्टिकल 343 क्लॉज 1। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे की ओर बढ़े। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि किस आर्टिकल के अनुसार, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता।
ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी लोकसभा में ही उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल के थ्रू इसे ये बताया गया है कि ये लोक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 109। और अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन कौन ले सकता है? वो स्पीकर ले सकता है। स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, यानी पार्डनिंग पावर है जो गवर्नर का, वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 161 में। ये किसका है? गवर्नर, यानी राज्यपाल का। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है, तो वो हो जाएगी आर्टिकल 72 में। ठीक है, 72 हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, और वहीं आर्टिकल 161 हो जाएगा गवर्नर के लिए। याद रखने वाली बातें हैं ये सारी। आगे की ओर बढ़ें, यहां पर देखिए ये एक चीज बताई गई है कि जितने भी उच्च न्यायालय हैं देश के, उच्च यानी हाई कोर्ट्स हैं, उनकी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? उच्च न्यायालय सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उच्च यानी हाई कोर्ट होता है। तो उसकी जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में। ओके, याद रखने वाली बात है। आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर है कि संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था, जिसमें 389 मेंबर्स थे, सदस्य थे टोटल। तो उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कितने लोग रियासतों से थे, यानी प्रिंसली स्टेट से कितने लोग थे। मुझे लगता है इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, तो रटा रटाया क्वेश्चन है कि 93 लोग उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतों के प्रतिनिधि थे। आगे हम बाइफर्केशन देख लेते हैं कि कहाँ से कितने लोग थे, कितनी पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी। तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी यानी संविधान सभा जो थी, उसमें 389 मेंबर थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब उसमें से 292 जो थे वो प्रांतों से थे, यानी प्रोविंसेस थे। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो अदर देन प्रिंसली स्टेट्स थे, राज्यों से आते थे, वो 292 थे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 93 जो थे वो रियासतों के थे, यानी प्रिंसली स्टेट के थे। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसमें 4 जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, यानी कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नर के, उनमें कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश का बलूचिस्तान। यहाँ से एक एक यानी टोटल 4 थे। ये एक चौथा क्वेश्चन भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन ये है कि टोटल 389 जो सदस्य थे, उनमें से 15 महिलाएं थी। ये पांचवा क्वेश्चन। अब और भी अगर डिफिकल्ट पूछना हो तो इन जो 15 महिलाएं थी, ऑप्शन में आपको दे देंगे 4 नाम और बोलेंगे कि इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी, या फिर एक नाम दे देंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होगी और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी महिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उपस्थित थी। ठीक है, तो आपका अब काम क्या रह जाएगा कि ये जो 15 महिलाएं हैं, इनके नाम आपको एक बार देख लेने हैं कि कौन सी महिलाएं थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में मौजूद थी संविधान बनाने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर होगा। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय कर्मचारी को परिभाषित करता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। ये पूछा गया है जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, दोनों के अलग अलग सेक्रेटरीट होते हैं, सचिवालय होते हैं। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया है कि लोकसभा के सचिवालय के लिए अलग कर्मचारी होंगे और राज्यसभा के सचिवालय के लिए अलग कर्मचारी होंगे? ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 98 में कि लोकसभा के कर्मचारी अलग होंगे, राज्यसभा के कर्मचारी अलग होंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के एक ही चीज बना दी गई है। अब दोनों को तो पार्लियामेंट मिला के बोला ही जाता है, लेकिन अलग अलग इनके क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। सेक्रेटरीट का जो स्टाफ होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि राज्यपाल जो होता है, किसी किसी राज्य में उन्हें विशेषाधिकार दिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अनुच्छेद 371H के तहत, आर्टिकल 371H के तहत कौन से राज्य में गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर विशेषाधिकार दिया गया है। आगे वाली स्लाइड में हम देख लेंगे ये, तो इसे याद कर लेना है। 371A में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, डी एंड ई में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब जब तेलंगाना अलग हुआ तो उस वहां पर ई आ गया है। सिक्किम जो है
वो एफ में है, जी मिजोरम, एच क्वेश्चन में पूछा ही था अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा है, जे में हैदराबाद और कर्नाटक का एक रीजन मिला के बनाया गया है, उनमें कुछ जिले आते हैं तो उनके लिए भी एक अलग से प्रावधान राज्यपाल को बनाकर दिया गया है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा को जब राज्य बनाया गया तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था, यानी कौन सा संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा संशोधन किया गया था जब गोवा राज्य को और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 56वां अमेंडमेंट। ठीक है, गोवा और दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर जो संविधान में रेप लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कौन सा इन चारों में ऐसा वर्ड है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? रेप होता है। तो वो होता है रिपील्ड। रिपील वर्ड होता है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? निरस्त करना। निरस्त करना कहा जाता है ना, तो उसे शॉर्टकट में रेप लिखा जाता है। ओके, आगे की ओर बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन आया था कि जो धन विधेयक होता है यानी मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, राइट? तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया था? 109 में। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मनी ही बिल जो है वो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य की क्या बोलते हैं उसे, विधान परिषद होती है ना, किसी किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। अपर हाउस लोअर हाउस होता है, जो विधान परिषद अपर हाउस बोला जाता है जिसे राज्य का, तो उसमें भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन किया है? देखिए इसी वर्ष यानी 2021 का जो एग्जाम था उसमें ही ये भी पूछा गया था, 109 आर्टिकल का, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसी वर्ष देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? वो है आर्टिकल नंबर 198 में। ओके, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस बार कुछ एक पूछ ले या फिर ना पूछे, बट याद करने में क्या जाता है, हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में पूछ ले। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बोला गया है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी को कोई तकलीफ होगी इसके बारे में। जो हमारा 7th शेड्यूल होता है उसमें हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ कि सभी को जितने भी 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स हैं उनका बाइफर्केशन पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बताई गई है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए यानी डिसमिस करना है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट असेंबली को, तो किसके पास पावर होता है? वो सभी को पता है, गवर्नर होता है, उसके पास पावर होता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ ऐसी आती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगी या प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका ही रिवीजन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, प्रेसिडेंट उसकी नियुक्ति करता है। और यहाँ पर मैंने उसका आर्टिकल भी लिख दिया है, आर्टिकल 95 क्लॉज 1, अनुच्छेद 95 क्लॉज 1 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया गया है, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। अब इस वर्ष के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो हमारी 18वीं लोकसभा है, जो अभी इलेक्शन हुए थे 2024 में, इसका प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? आगे की इसमें देख लीजिए। तो भर्तृहरि महताब जो थे, भर्तृहरि महताब जो जी जो हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे 18th लोकसभा के, यानी 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। जो स्पीकर होते हैं वो इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं, फिर से हैं वो कोटा से कौन है? एमपी हैं, ये भी याद कर लेना, कोटा से एमपी ओम बिरला करंट स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर जो कुछ समय के लिए होता है, जो सारे एमपीज को शपथ वगैरह दिलाने का काम करता है एंड क्या करता है, स्पीकर को चुनने का प्रोसेस करता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा बार एमपी बनकर आया हुआ होता है ना, उसे ही बनाया जाता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो 7 टर्म मतलब 7 बारी कहाँ से सांसद थे? ओडिशा के कटक से। सोचिए 7 बार, यानी अगर
हर एक टर्म पूरा किया होगा 5-5 साल का, तो 35 साल से तो वो कटक के सांसद ही हैं। तो एक तरीके से सीनियरिटी के बेसिस पे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। इस बारी करंट अफेयर के हिसाब से भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन है, तो भर्तृहरि महताब जी हैं। ये पार्टी का नाम अगर पूछे तो ये बीजेपी के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कटक से सांसद हैं। आगे की ओर देखते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल जिसे कहा जाता है, से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो इसमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 52nd जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल किसके बारे में है? एंटी डिफेक्शन के बारे में। जो दल बदल कानून होता है ना, चुनाव के बाद बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं कि, बहुत सारी पार्टियां नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, वो पार्टी बदल लेते हैं जस्ट सरकार में शामिल होने के लिए, ताकि हमें भी कोई पद मिल जाए। इसलिए इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है, एंटी डिफेक्शन, जिसे संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, तो वो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पर एक, मुझे लग रहा है ये आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन होगा। भारतीय जनसंघ जो है, जिसे अब बीजेपी कहा जाता है, पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके संस्थापक यानी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, इस क्वेश्चन से देख के आपको ये एक चीज याद कर लेनी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, मतलब और भी जितनी भी पार्टियां हैं, मैंने बहुत सारी पार्टियों का नाम नहीं लिखा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जो मेन पार्टी हैं, मोस्टली नेशनल जो पार्टीज हैं, उनके नाम, उनका फाउंडर एंड ईयर, ये आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ नेशनल पार्टीज का। ठीक है, जो नेशनल पार्टीज हैं उनके आप नाम, उनका फाउंडर, उनका ईयर याद कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, इस वर्ष इलेक्शन भी हुआ है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड ही हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां। पॉलिटिकल पार्टी और किस लिए होती हैं? इलेक्शन के लिए, जीतें, सरकार में आए, यही सारी काम होते हैं उनके। तो इस बार इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कि, या फिर ऐसा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने दे दिया जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको बस उनका पार्टी का नाम, फाउंडर और ईयर याद है, तो चाहे असेंडिंग पूछे चाहे डिसेंडिंग पूछे, यानी आरोही में पूछे या अवरोही क्रम में पूछे, या उनका फाउंडर पूछे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यानी 2020 के जितने भी क्वेश्चन थे, जो 2021 में एग्जाम हुआ था, वो कवर कर चुके हैं हम। अब आने वाले 1 या 2 दिन में ही मैं 2022 के भी डाल दूंगा और 23 के भी डाल दूंगा वीडियो बना के, ताकि बहुत कम समय बचा है, बहुत कम, क्या अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, तो सिर्फ रिवीजन ही करना है और कुछ तो करना नहीं है। कुछ नई चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ, जो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स होती हैं, यानी कौन जारी करता है, उसमें भारत का क्या स्थान है, पहले पर कौन है, या कोई थीम होती है उसकी, तो वो सारी चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो में उसका भी अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। और बाकी के सारे जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उसमें से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, या फिर सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, या उससे रिलेटेड जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि लोग वीडियो देख तो रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो देख के बस चले जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा लगता है, डीमोटिवेशन आ जाता है कि मैं मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, सारे कंटेंट भी फ्री है, कुछ भी चार्जेस भी नहीं है, पीडीएफ भी आपको अपलोड करा दिया जाता है। तो थोड़ी सी दया दिखाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करना है। कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, या फिर ये गलतियां आपकी हो रही हैं उसे सुधारिए। ठीक है, सजेशन और जो सुझाव होते हैं वो हमेशा वेलकम किए जाने चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप भी हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।